नमस्कार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सूत्रों के हवाले से मिल रही है एक बड़ी खबर की। चीन और भारत की सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर, उत्तरी सिक्किम बॉर्डर पर भारत चीन सैनिकों का आमना सामना हो गया। नाकुला सेक्टर के पास झड़प की खबर है। आमने सामने आ गए हैं भारत और चीन के सैनिक। झड़प में कुछ सैनिकों को हल्की चोट भी आई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई। सिक्किम में चीनी सेना की हिमाकत नजर आई है। हालांकि भारतीय जवानों ने भी माकूल जवाब दिया है। और सहयोगी संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, कल की ये घटना है जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच जो है पहले कहासुनी हुई और उसके बाद झड़प हुई। हालांकि ये बहुत लंबे समय बाद इस तरीके का मामला देखने को मिला है। हालांकि अगर सिक्किम में बात करें, सिक्किम में भारतीय सेना हमेशा से ही डोमिनेटिंग रही है और इस वक्त भी डोमिनेटिंग है। अगर पूरे LAC की हम लोग बात करें, फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये नाकुला पास के आसपास जो है इस तरीके की घटना घटी है, जिसको लोकल लेवल पर ही जो भारत और चीन के बीच में एक मैकेनिज्म बना है कि कभी भी सीमा विवाद को लेकर कभी भी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके मद्देनजर उसको सॉल्व भी किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि कई ऐसे जवान हैं जिनको जो है, दोनों तरफ के जवान हैं जिनको हल्की बहुत चोटें भी आई हैं। हालांकि अभी तक ईस्टर्न कमांड की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो है इस पर प्रतिक्रिया आना बाकी है, लेकिन सूत्रों के जो हवाले से खबर है उसमें ये साफ हो रहा है कि भारत और चीन की जो सेना है उनके बीच में हल्की फुल्की झड़प हुई और ये काफी लंबे समय बाद जो है इस तरीके की झड़प देखी गई जिसमें लोगों को चोटें भी आई हैं। इससे पहले जो है लद्दाख में भी पेंगोंग लेक के आसपास जो है इसी तरीके का जो है झड़प की तस्वीरें आई थी और वहां पे पत्थर भी चलाए गए थे। इस तरीके की तस्वीरें थी। तब से लेकर अब तक तकरीबन जो है 2 से 3 साल हो गए होंगे इस बात को। अब जाके इस तरीके की चीजें हुई हैं। जाहिर सी बात है कि अब दोनों देश की सेनाएं जो हैं, जो कि एक ऐसे बॉर्डर जो कि 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा बॉर्डर है और जिसमें कि कहीं पे भी जो है बॉर्डर का कोई नामो निशान नहीं है, और ऐसे में ये इस तरीके की घटनाएं नॉर्मल है इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में। लेकिन ये वाकई चिंता वाली बात है कि जिस तरीके से फेस ऑफ हुआ, जिस तरीके से झड़प हुई, जिस तरीके चोटें आई, ये काफी लंबे समय बाद इस तरीके की घटना जो है सामने हुई है। और अब जो है इंतजार है कि किस तरीके भारतीय सेना की तरफ से क्या जवाब जो है इस बाबत जो है जारी किया जाता है। जी, एक बार तो स्थिति ये भी गई थी संदीप की, मेरा ख्याल है मंत्री भी वहां पर पहुंची थी और चीनी सैनिकों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। हालांकि ये सबसे अच्छी बात है कि एक जिसका आपने जिक्र किया कि एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके तहत ये विवाद हर बार सुलझाया जाता है। संदीप, देखिए रक्षा मंत्री जब थी निर्मला सीतारमण, तब उन्होंने नाथुला पास का दौरा किया था। नाथुला पास गए थे। ये जो है ये नॉर्थ सिक्किम का इलाका है, ये नाकुला पास है जहाँ पे कि इस तरह की घटना हुई है। और क्योंकि दोनों देशों के बीच में ये सीमा विवाद आज का नहीं है, बहुत लंबा सीमा विवाद है कि दोनों देशों के बीच में कहीं भी बाउंड्री नहीं है। तो ऐसे में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं कि चीन के जो सैनिक है वो हमारे इलाके में आ जाते हैं या हम लोग जो है पेट्रोलिंग करते दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो उसको लेकर बाकायदा मैकेनिज्म बनाया गया है। BPM मीटिंग होती है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती है, सेरेमोनियल मीटिंग होती है। तो उसी के तहत जो है इस तरीके के विवाद को सुलझाया जाता है। हालांकि अभी लोकल लेवल पे इस विवाद को सुलझा लिया गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग जो है वो कॉल की जाए, क्योंकि ये भी देखना होगा कि आखिर ये झड़प हुई क्यों, क्या वजह थी इस झड़प के होने के पीछे, क्या चाइनीज PLA जो है वहां तक अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी तस्वीर जो है वो जब तक ईस्टर्न कमांड की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो जानकारी बयान जारी नहीं होता तब तक मुश्किल है कि आखिर झड़प की वजह क्या थी। लेकिन मूलतः इस तरीके की झड़प इसी वजह से होती है कि जब आप जो है किसी के दूसरे के जो टेरिटरी में एंट्री करते हो। चाइना जो है लगातार इस तरीके की एंट्री करता रहा है भारतीय टेरिटरी। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और लगातार इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। खबर जबलपुर से, रेलवे की बड़ी लापरवाही आई है सामने। मजदूरों को लेकर जा रही ट्रेन के 20 डिब्बे छूट गए। इंजन 3 डिब्बों को लेकर जबलपुर से आगे निकल गया। भटौली स्टेशन से होकर ये ट्रेन आगे निकली है। ट्रेन के 20 डिब्बों में बैठे मजदूर पीछे छूट गए। गार्ड ने स्टेशन मास्टर को इस बात की जानकारी दे दी है। बड़ी लापरवाही, मजदूरों को लेकर लगातार लापरवाहियों के सिलसिले, और उसी कड़ी में अब जबलपुर से ये बड़ी लापरवाही
रेलवे महकमे की तरफ से सामने आ रही है। मजदूरों को लेकर जा रही ट्रेन और इसके 20 डिब्बे छूट गए। इंजन 3 डिब्बों को लेकर जबलपुर से आगे निकल गया। भटौली स्टेशन से होकर ट्रेन आगे निकली है और 20 डिब्बों में बैठे मजदूर पीछे ही छूट गए। गार्ड ने हालांकि जानकारी दे दी। सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट? जी ललित, फिलहाल अभी ट्रेन के जो कपलिंग है उसको सुधारने का काम जारी है। सुबह की ये घटना है कि जो सूरत से ट्रेन चली थी तो वो ट्रेन के जबलपुर के पास भटौनी स्टेशन है, जो वहां पहुंचते ही उसके इंजन के पीछे वाली बोगी जो है उसकी कपलिंग टूट गई और डिब्बे जो है पीछे छूट गए और इंजन आगे बढ़ गया। इसकी जानकारी जैसे ही गार्ड को मिली उसने तत्काल गाड़ी रुकवाकर फिर से जोड़ने की कोशिश की और ये प्रयास 3 बार किया गया। जब 3 बार में नहीं हो पाया तो गाड़ी को वहीं खड़ा कर दिया, ट्रेन को वहीं रोक दिया गया है और कपलिंग सुधारने का काम किया जा रहा है। इस घटना में हादसा कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ी बात है कि किस तरह की गाड़ियां जो श्रमिक स्पेशल चलाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं ये चूक है कि रेलवे प्रशासन गाड़ियों को प्रॉपर चेक नहीं कर पा रहा है कि कौन सी गाड़ी भेजी जाए जिसमें किसी तरह का हादसा ना हो। बहरहाल अभी मौके पर सारे अधिकारी पहुंच गए हैं और बोगी को इंजन से जोड़ने का काम जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लगातार लापरवाहियों के सिलसिले चल रहे हैं रेलवे महकमे की तरफ से। कपलिंग में कपलिंग टूटने की शिकायत सामने आई, कपलिंग अलग होने की बात सामने आई है। ये स्थिति तब है जबकि रेल नहीं चल रही हैं, ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, बावजूद इसके ये चूक कैसे हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस लापरवाही के दिखा रहे हैं। ट्रेन भटौली स्टेशन से होकर आगे निकली और इस बात की जानकारी तभी लगी। अब इन मजदूरों को जो भेजने की व्यवस्था है, क्या कुछ उसमें किया जा रहा है, पवन इसी बात की जानकारी दे रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रेलवे महकमे की लापरवाही की। तो इंजन 3 डिब्बों को लेकर जबलपुर से आगे निकल गया और बड़ी लापरवाही के सिलसिले लगातार रेलवे महकमे की तरफ से आ रहे हैं और उसी कड़ी में एक ये खंडवा में आपको ध्यान होगा वैगन से गैस का रिसाव हुआ। भोपाल पहुंचने के बाद फिर उसी वैगन से रिसाव हुआ। मालगाड़ी की चपेट में आकर मजदूरों की मौत भी हो चुकी है और ज्यादातर जंगली जानवरों को अब चिड़ियाघरों में ही हम देख पाते हैं क्योंकि उनकी आबादी तेजी से शहरीकरण के चलते खत्म हो रही है, घटती जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें मुंबई के पवई इलाके के हनुमान टेकरी की हैं। यहाँ फॉरेस्ट एरिया से भटककर एक बारहसिंगा रिहायशी इलाके में पहुंच गया। जैसे ही इस पर इंसानों की नजर पड़ी ये घबरा गया और एक मकान में जा घुसा। कमरे की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारहसिंगा ने यहाँ से निकलने की कोशिश जरूर की, लेकिन मकान मालिक ने डर के चलते दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसके बाद इसी पंखे के नीचे ये आराम फरमाने लगे, घबराहट में ही सही। ये इसी कमरे में एक तरह से कैद हो गए। हालांकि वन विभाग को इत्तला दे दी गई है और वन विभाग की टीम इन्हें ले जाकर बाहर छोड़ेगी। बारहसिंगा ये हिरण प्रजाति का और भटककर ये रिहायशी इलाके में आया और रिहायशी इलाके में लोगों के देखने के बाद घबरा गया, एक मकान में जा घुसा बारहसिंगा। मुंबई के पवई में हनुमान टेकरी का जो इलाका है इससे सटा हुआ है फॉरेस्ट एरिया, वहां से ये रिहायशी इलाके में आ गया। इधर महाराष्ट्र के संगमनेर में एक तेंदुआ छोटे जानवरों के शिकार के लिए गांव के करीब पहुंच गया, लेकिन जैसे ही ये गांव के करीब पहुंचा इसका पाला कुत्ते से पड़ गया और फिर कुत्ते ने तेंदुए का पीछा किया। इसके बाद तेंदुआ डर कर एक पेड़ पर चढ़ गया। चूंकि पेड़ बहुत छोटा है लिहाजा इसके गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था। ऐसे में जब तेंदुए को लगा कि वो पेड़ से नीचे गिर सकता है तो उसने पेड़ से नीचे छलांग लगा दी। इसके बाद फिर कुत्ते ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया
और तेंदुआ 9-2-11 हो गया। चूंकि ये छोटा था इस वजह से ये तस्वीरें देखिए पहले, काफी छोटी उम्र का ये शावक भी आप इसे कह सकते हैं, और यही वजह है कि ये भाग खड़ा हुआ, एक पेड़ पर चढ़ा, पेड़ बहुत छोटा था, और उसके बाद पेड़ से ये नीचे कूदा और फिर तेजी से फरार हो गया। देखिए ये कूदकर तेजी से जंगल की तरफ फरार हो गया। खबर इंदौर से, जहां ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में 3 ऑटो और एक मारुति वैन आ गई है। हालांकि दमकलों ने कड़ी मशक्कत की, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आग लगने से थोड़ी देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप। इस आग की चपेट में 3 ऑटो और एक मारुति वैन भी आ गई। तत्काल फायर फाइटर्स पहुंचे, मौके पर पहुंचे और इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया। इंदौर से बड़ी खबर। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रांसफार्मर में पहले आग लगी, शुरुआत इसकी हुई और धीरे धीरे देखते ही देखते इसने 3 ऑटो और एक मारुति वैन को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते ये गाड़ियां भी जलने लगीं और तत्काल स्थानीय लोगों ने कोशिश की, पानी ले जाकर ये डालने लगे आग पर काबू पाने के लिए। फायर ब्रिगेड को भी इत्तला दे दी गई, फायर ब्रिगेड भी पहुंची और फिर इस आग पर काबू पाया जा सका। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पूरी जानकारी, सब कुछ काबू में है? बिल्कुल, देखिए जो आग थी वो जो ट्रांसफार्मर था बिजली का, वो ऐसा माना जा रहा है कि गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। करीब 40 डिग्री के आसपास तापमान इंदौर का है और ऐसे में जो बिजली के ट्रांसफार्मर है उसमें कई शॉर्ट सर्किट से आग पहुंची और वहां से आग से पास ही खड़े जो वाहन थे, मारुति वैन एक थी, 2-3 ऑटो थे, उन तक ये पहुंच गई। हालांकि शुरुआत में ग्रामीणों ने खुद, आसपास के जो रहवासी थे उन्होंने खुद पानी से इसको आग बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहाँ पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है और आग बुझा ली गई है। आग बुझा ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण जानकारी दे रहे थे। आग पर अब काबू पा लिया गया है और स्थिति पूरी तरह से यहाँ काबू में है। और भोपाल के मंत्रालय में है सेंट्रलाइज्ड एसी का डर, एयर कंडीशन, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन का डर। दरअसल कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और सेंट्रलाइज्ड एसी जो होता है वो भी संक्रमण को फैलाने का जरिया बन सकता है। कर्मचारी संघ भी परेशान है, डरा हुआ है, संक्रमण फैलने का डर जताया गया है और सीएम शिवराज के नाम इसके चलते ज्ञापन दिया गया है कि मंत्रालय में जो सेंट्रलाइज्ड एसी है उसे बंद कर दिया जाए, गर्मी में कोई और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मंत्रालय में अभी 30% स्टाफ के साथ काम किया जा रहा है और कर्मचारी डरे हुए हैं। जी को और मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि अभी एहतियात के तौर पर वल्लभ भवन से और पूरे मध्य प्रदेश से सभी शासकीय अशासकीय कार्यालयों से सेंट्रलाइज एसी सिस्टम बंद कर दिया जाए, कूलिंग के वैकल्पिक उपाय किए जाएं और इस विषय के ऊपर एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए जो कि समय सीमा के भीतर रिपोर्ट दे और उसमें ये वो अध्ययन करें कि सेंट्रलाइज एसी सिस्टम से संक्रमण किस हद तक फैलता है। तो ये सुना आपने, कर्मचारी संघ ने बाकायदा ज्ञापन भी दिया है और बहुत सारी मांग भी की है। एक विशेषज्ञों की टीम तैयार की जाए, वो पूरी रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट बनाकर वो अधिकारियों को और सरकार तक पहुंचाए। कर्मचारी संघ को संक्रमण फैलने का डर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, ये हमने कोरोना कंट्रोल रूम में जो डॉक्टर्स के पास कॉल आए थे उसमें भी इस जिज्ञासा का निवारण न्यूज़ 18 ने किया है। बहरहाल शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ये बात सही है कि सेंट्रलाइज्ड एसी भी कोरोना संक्रमण को
बढ़ा सकता है, खतरे को बढ़ा सकता है, ये अच्छी बात है, पर यह काम न करने का बहाना भी नहीं होना चाहिए, यह दूसरी अच्छी बात है। शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने दोनों ही बातें सही कही हैं और ज़्यादा बड़ी बात पहली बात को लेकर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने अभी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि अगर सेंट्रलाइज एसी चलता ही रहेगा तो फिर वो काम नहीं करेंगे। उनकी ओर से अपनी एक चिंता जाहिर की गई है और मंत्रालय कर्मचारी यूनियन की ओर से एक ज्ञापन मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम जो रिपोर्ट्स अब तक की आई हैं उनमें ये बात साबित होती है कि अगर सेंट्रलाइज एसी किसी दफ्तर में चल रहा है या काम कर रहा है तो फिर उससे संक्रमण फैलने की संभावना हो सकती है। मध्य प्रदेश में जो वल्लभ भवन की नई बिल्डिंग बनी है एनेक्सी, उसमें भी कूलिंग के लिए जो सेंट्रलाइज एसी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए यूनियन की ओर से एक ज्ञापन भेजा गया है और 3 जो प्रमुख बिंदु हैं वो यूनियन की ओर से उठाए गए हैं। पहला तो ये मांग की गई है कि जो सेंट्रलाइज एसी है उसको फिलहाल अस्थायी तौर पर बंद किया जाए और उसकी जगह पर वैकल्पिक तौर पर कूलिंग की कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, मंत्रालय में या अपने दफ्तर के अंदर बिना एसी के काम नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो उठाई गई है उसमें ये कहा गया है कि एक उच्च स्तरीय जो समिति है वो उन्होंने मांग की है कि बनाई जाए, जो इस बात का अध्ययन करे कि अगर सेंट्रलाइज एसी चलता है मंत्रालय के अंदर या सरकारी कर्मचारियों के अंदर तो फिर उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो ज्ञापन में उठाई गई हैं। ये एक तरीके का डर भी है, लेकिन हाँ जो बात आपने दूसरी कही है वो दरअसल वो भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उसको आधार बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो काम नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल सरकार ने जो व्यवस्था की है उसके तहत 30% जो कर्मचारी हैं वो सरकारी राज्य स्तरीय जो कार्यालय हैं वहाँ पर बुलाए जा रहे हैं। जी वाकई 30% कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं और इस संकट काल में चूंकि काम की भी अधिकता है, क्या संभावित विकल्पों पर विचार किया जाएगा या सरकार की तरफ से कोई ऐसा इशारा मिला है? एक बात और है कि कांग्रेस ने जब कर्मचारियों को बुलाना शुरू किया गया था, कांग्रेस ने इस पर ऐतराज भी जताया था। शरद। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, कांग्रेस की ओर से ऐतराज जताया गया था। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कुछ और जो पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, उनकी ओर से ये कहा गया था कि 17 मई तक जब तक लॉकडाउन 3.0 लागू है तब तक सरकारी विभागों में कर्मचारियों को ना बुलाया जाए। लेकिन सरकार ने, जैसा कि मैंने कहा कि 30% स्टाफ के साथ में कर्मचारियों को बुलाने का फैसला किया और अब कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक और बात जो कर्मचारी यूनियन की ओर से कही गई है उसमें छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण देते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में भी जो सेंट्रलाइज एसी है उसको अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला वहां की सरकार ने लिया है। आज जो ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया गया है उसमें इस बात का भी जिक्र कर्मचारी यूनियन की ओर से कहा गया है। तो कुछ सरकारों ने एहतियात के तौर पर ऐसे कदम उठाए हैं। क्या मध्य प्रदेश में भी ये कदम उठाया जा सकता है? ये आने वाले दिनों में साफ होगा जब सरकार का रुख इस पर स्पष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब सरकार इस पर रुख स्पष्ट करेगी। हालांकि सेंट्रलाइज एसी को लेकर ये बात डर की नहीं है, बात मुकाबले की है। दरअसल सेंट्रलाइज एसी जो रहता है वो उसी हवा को बार बार सर्कुलेट करता है मैकेनिज्म में। जैसे कि न्यूज कोरोना कंट्रोल रूम के डॉक्टर्स ने बताया था कि फ्रेश एयर अगर आने की गुंजाइश हो तो संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा, पर सेंट्रलाइज्ड एसी में फ्रेश एयर आने की गुंजाइश नहीं होती है, वेंटिलेशन की गुंजाइश नहीं होती है। यही उस डर की सबसे बड़ी वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और बालोद से, ब्रेक के बाद बालोद से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। व्यापारियों ने पत्रकारों को धमकी दे दी है, कैमरा बंद करने की पत्रकारों को धमकी दी गई। व्यापारी लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और क्वारंटीन जो मजदूर हैं उनसे ट्रक अनलोड करवाया जा रहा था। ये पत्रकारों ने इसे कवर करने की कोशिश की, तस्वीरें खींचने की कोशिश की। ये व्यापारियों को बहुत नागवार गुजरा। इसके बाद बालोद थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है और लॉकडाउन का ये खुला उल्लंघन है। हालांकि छत्तीसगढ़ में लगातार लॉकडाउन के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब उसी कड़ी में बालोद का नाम भी जुड़ गया है।
और भोपाल में 24 कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। अब इन मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर ट्रेस किया जा रहा है। अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया जा रहा है। 24 और नए मरीज सामने आ गए हैं। कोविड-19 इनकी जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है, वो कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है और जिनकी रिपोर्ट आई है उन्हें अब फोन के जरिए ट्रेस किया जा रहा है। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से, अब तक इन 24 मामलों की अगर बात कर ली जाए, कितने लोग ट्रेस हो पाए, कितनों को भर्ती करवाया गया, कितनों की हिस्ट्री की जानकारी मिली है? देखिए, भोपाल शहर में लगातार पॉजिटिव केसेस मिलते जा रहे हैं। आज फिर बात करें तो लगभग 2 दर्जन ऐसे पॉजिटिव केस सामने आए हैं। फिलहाल कौन कौन है इनकी लिस्ट ओपन नहीं की गई है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव मरीज मिले हैं वो शहर के हॉटस्पॉट जोन यानी कि जहांगीराबाद और मंगलवारा से एक बड़ी संख्या में जरूर मिले होंगे। और अभी फिलहाल जो विभाग है इनको ट्रेस करने में लगा हुआ है, उनको फोन करके ट्रेस किया जा रहा है और साथ ही साथ इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी पूरी तलाशी जा रही है कि आखिर संक्रमण पहुंचा तो इन तक पहुंचा कैसे, और साथ ही साथ पूरी डिटेल्स कांटेक्ट करके इनसे ली जा रही है। और जब वो ट्रेस हो जा रहे हैं तो अगला स्टेप ये होगा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फिलहाल लिस्ट अभी ओपन नहीं हुई है तो कुछ भी कहना सही नहीं होगा कि कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, लेकिन हाँ 24 लोग जरूर मिले हैं और इनको अब ट्रेस जरूर किया जा रहा है। जी लाल, ट्रेस जरूर किया जा रहा है। पूजा, अगर ये 24 मामले भी, तकरीबन जो 24 मामले आए हैं, इन्हें जोड़ दिया जाए तो अब ये नया आंकड़ा किस तरीके से बनेगा, ये थोड़ा सा समझाएं। देखिए, अब तक जो आज 24 मामले भोपाल में मिले हैं उसके बाद 725 की संख्या हो चुकी है भोपाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। रोजाना सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और अब जो शहर के हॉटस्पॉट जोन है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जहांगीराबाद और मंगलवारा से रोजाना बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। और ये अनुमान भी जताया जा रहा है कि आज जो 24 मिले हैं उनमें बड़ी संख्या में फिर से एक बार इधर ही जो हॉटस्पॉट जोन है उनके ही पॉजिटिव मरीज ज्यादा संख्या में होंगे। तो जिस तरीके से लगातार मिलते जा रहे हैं पॉजिटिव केस, अब प्रशासन की फोकसिंग भी उसी तरफ है, नजर भी उसी तरफ है और अब इन जोनों में सैंपलिंग रेट को बढ़ाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं निर्णय लिया गया है। और पूरा अमला, स्वास्थ्य अमला कहें या फिर नगर निगम का अमला कहें, मुस्तैदी से इन क्षेत्रों पर अपनी नजर बनाए हुए है ताकि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, एक दूसरे से मिलना जुलना जो उनका लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं रुके, ताकि ऐसा करने से संक्रमण की चेन को भी रोका जा सकेगा। और इसके साथ ही सैंपलिंग रेट को भी बढ़ाया जाएगा। जो भी लोग अभी तक छूटे हुए थे, जिनका सैंपलिंग टेस्ट नहीं हुआ था, अब उनको भी इसके दायरे में ला करके संदिग्ध मानते हुए सैंपल टेस्ट कराया जाएगा। यानी शहर के जो हॉटस्पॉट जोन है उसमें एक भी जन ऐसा नहीं रह बचेगा जिसकी सैंपलिंग ना की गई हो, चाहे वो संदिग्ध माने या मतलब पॉजिटिव मरीज के वो संपर्क में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन क्षेत्र में वो जरूर रह रहे हैं। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि संक्रमण उन तक जरूर किसी ना किसी तरह से पहुंच रहा होगा और यही वजह है कि जांच भी बेहद जरूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और रायपुर से बड़ा अपडेट मिल रहा है। पूर्व सीएम अजीत जोगी अभी भी कोमा में हैं और अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील खेमका ने यह जानकारी दी है कि अगले 48 घंटे अजीत जोगी के लिहाज से बेहद अहम हैं। कल उन्हें कोमा से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, ये कहना है खेमका का। कल सांस नली अवरुद्ध होने के चलते उन्हें हार्ट अटैक आया था और इसके बाद उन्हें भर्ती करवाया गया। सीएम भूपेश बघेल समेत कई लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हालचाल जाना है। ये भी डॉक्टर खेमका ने इस बारे में भी जानकारी दी है। जोगी देवेंद्र नगर के नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके जो प्रमुख हैं डॉक्टर सुनील खेमका वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अजीत जोगी की हालत कैसी है। सर, कैसी स्थिति है अभी जोगी जी की हालत जैसी कल थी वैसी ही बनी हुई है। अभी डीप कोमा में हैं वो, सेडेटेड भी हैं वो क्योंकि वेंटिलेटर पे हैं वो। तो 48 आवर्स का अभी उनको रेस्टिंग पीरियड दिया जाएगा। कोशिश किया जाता है कि जो ब्रेन में सूजन है, सेरिब्रल एडिमा है, वो कम हो। कल जो है 1 बजे के बाद फिर हम लोग सेडेशन विड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको वो जागें और कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, आंखें खोलें। कल 6-8 घंटे 10 घंटे बाद फिर पता चलता है। तो कल रात तक स्थिति ये हो पाएगी कि ब्रेन कितना काम कर रहा है, कि कितना हाइपोक्सिक डैमेज हुआ है। कितने डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है? और काफी लोग, पूरी इंटेंसिविस्ट लोगों की टीम लगी हुई है, आईसीयू की, पल्मोनोलॉजिस्ट लगे हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट लोग देख रहे हैं,
सभी लोग लगे हुए जो संबंधित हैं। एज फैक्टर मायने रखता है सर, और पुराना जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो सब। जी हाँ, जोगी जी हैं तो 74 के, लेकिन उनकी बड़ी विनिंग स्पिरिट रही है हर समय। ऐसे वो कई बार गंभीर स्थिति में गए, लेकिन हर बार वो सफल रहे और ठीक होके गए। अभी जब आप कह रहे थे कि कोमा से बाहर कब निकालेंगे उनको? कल 1 बजे हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कोमा के बाहर आए। लगातार लोग मिलने आ रहे हैं। जी। कल ब्रिजमोहन जी आए थे, भूपेश बघेल के पिताजी आए थे, नंदलाल जी, धर्मजीत जी आए थे, रात में गृह मंत्री जी आए थे, ताम्रध्वज जी, मंत्री जी आए थे, कवासी लखमा जी, और लगातार फोन आ ही रहा है। हेल्थ मिनिस्टर साहब के यहाँ से 3-4 बार फोन आ चुका है, अजय चंद्राकर जी का फोन आ चुका है, बहुत सारे लोग लगातार, डांड साहब का फोन आ चुका है, कैसे हैं, कई बार खुशहाल छेम पूछ चुके हैं, बहुत सारे लोगों की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, अजीत जोगी जो है वो अभी भी कोमा में है, और उसके बाद में लगातार डॉक्टर्स की जो टीम है वो लगी हुई है, निगरानी रख रहे हैं, और कल 1 बजे के बाद और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और अभी लेकिन जो डॉक्टर सुनील खेमका है, उनका कहना है कि अजीत जोगी जो है, उनकी जो स्पिरिट है वो काफी अच्छी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी परिस्थिति है उसको देखते हुए लगातार यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो इलाज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।